किसके बारे में देखने वाले हैं आज हम? सामवेद के बारे में देखने वाले हैं। ऋग्वेद हम देख चुके हैं, आज हम सामवेद देखने वाले हैं। सामवेद ऐसा एक वेद है जो मानव गा सकते हैं, मतलब गाए जा सकने वाला वेद। कौन सा वेद? सामवेद। गाए जा सकने वाला वेद सामवेद, और इसे ही हम फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं। भारत के भारत के म्यूजिक का ये एक जनक माना जाता है सामवेद। ठीक है ना, भारत के म्यूजिक का जनक माना जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। और इस वेद को पढ़ने वाले को हम प्यार से उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात कहते हैं। हाँ, सामवेद को पढ़ने वाले महान पुरुषों को उद्रात्र कहते हैं। तो सामवेद में सिर्फ इतना ही है कि यह ऐसा वेद है जो गाए जा सकने योग्य है, गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है इसमें, और यह पिता है भारतीय म्यूजिक का। और यह इसे पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? उद्रात्र कहते हैं। उद्रात्र कहते हैं। तो सामवेद सिर्फ इतना ही हम देखते हैं लूसेंट में। ठीक है, आगे आता है प्यारे यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में हम देखते हैं कि कर्म कांड, गद्य पद्य, ये सब चीजें उसमें मिलती हैं पढ़ने को। गद्य पद्य तो समझ गए ना, जैसे हिंदी में तुमने देखा होगा गद्य और पद्य। हाँ ना भाई? तो इसमें गद्य पद्य की चीजें मिलती हैं यजुर्वेद में। और मेन इसमें बात क्या है? गद्य पद्य वाली बात तो ठीक है, इसमें जो गद्य पद्य के तरीके से वेदों में लिखा है, लेकिन मेन इसमें क्या है कि सस्वर पाठ होता है। क्या होता है? सा स्वर। ये सा का मतलब अच्छा सा स्वर, जिसमें सा लग जाए वो स्वर बहुत ही सुंदर। तो सा स्वर पाठ के लिए मंत्रों, जो सस्वर पाठ के मंत्र होते हैं, और एक राजा वली के समय के जो भी संकलन है, जो भी नियम थे राजा वली के समय में, इस यजुर्वेद में हम देखने को मिलता है। मतलब सस्वर पाठ, मंत्रों के सस्वर पाठ और राजा बलि के नियम हम यजुर्वेद में दिखलाते हैं। समझ रहे हो बात को? और जो कि किस में है? गद्य पद्य में। गद्य पद्य में हम यजुर्वेद में इन चीजों को देखते हैं। तो अच्छे तरीके से अगर हम समझें तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा वाली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो भी सस्वर पाठ है, सास्वर सस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बाली राजा के समय जो कुछ भी नियम का संकलन है, वही चीज यजुर्वेद कहलाता है। एक समय बाली राजा इस धरती में, बाली मैं बोल रहा हूं बार बार, वो बलि है ना, बलि इस धरती में बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही धर्मात्मा राजा हुआ करता था, है ना। तो उसी के नियमों का अनुपालन, नियमों का संकलन है यजुर्वेद। ठीक है ना। और हमने एक चीज देखा था, भूलना मत, हमने ऋग्वेद में किस राजा के बारे में हमने पढ़ा था? किस? आर्यों की। किसको?
आर्य लोगों के शासन काल को हमने देखा था। और यहाँ पास यजुर्वेद में क्या बता रहा है कि हम बलि बलि के समय जो भी अनुपालन के नियम हुआ करते थे उनको हम देखते हैं यजुर्वेद, है ना। हम्म। हेलो। फिर अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद में ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि इसमें अथर्व ऋषि इसको रचित किए हैं। अथर्व ऋषि इसको रचे हैं। अथर्व ऋषि नामक एक ऋषि ने इस वेद को रचा है, इसीलिए इसका नाम है अथर्ववेद। और इसके अंदर क्या है, इस वेद के अंदर है तंत्र मंत्र जादू टोना साप वशीकरण और विवाह प्रेम राजकर्म मात्र विविध संबंधों के विषयों में जो भी मंत्र हैं, है ना, मनुष्यों के विचार विश्वासों इत्यादि आदि का वर्णन है इसमें। तो मतलब ये है कि व्यक्ति के कर्म कांड जो भी हैं जितने भी हैं, ढोंग पाखंड जितना तीन तूफान है कर्म कांड बारे में, इसमें उनके मंत्र है ना, औषधि भी है। तो प्रश्न एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में प्रश्न ये पूछता है कि किस वेद में मानव के विवाह रोग और प्रायश्चित औषधि इन सब चीजों के लिए मंत्र है, किस वेद में, समझ रहे हो। हम्म। तो वो तुम्हें आंख बंद करके लगा देना है अथर्ववेद में। और एक बात याद रखना, इंग्लिश के दो शब्द हैं जो तुम्हें याद रखना है। प्रेस प्रेस मतलब होता है गद्य और वर्ष मतलब होता है पद, है ना। जो कि तुमने देखा था गद्य पद्य की जो बात है यजुर्वेद में, ये प्रेस को गद्य कहते हैं और वर्ष को पद्य कहते हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमने वेद को पढ़ लिया है, वेद हो गए कंप्लीट, है ना, वेद हो गए कंप्लीट। अब वेदांग तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं, वेदांग। अब वेदांग आखिर बने क्यों, जब वेद बना था और हम देख पा रहे हैं कि वेद वेद के बाद है वेदांग, मतलब अगर हम संधि विच्छेद करें इसका तो मतलब निकलता है वेद धन अंग, वेद धन अंग। और अगर समास विग्रह करें तो इसका मतलब निकलता है वेद का अंग। तो ये इसलिए बना क्योंकि वेद को समझना कठिन है, बहुत ही कठिन है वेद को समझना। इस कारण से महान महान पुरुषों ने इस चीज को बनाया, इस वेदांग को बनाया। वेद पढ़ना, पहली बात तो पढ़ना पूरे संस्कृत है ना। और दूसरी बात इतना इतना कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आती, वो कुछ कह रहे हैं कुछ समझ में आएगा, इस कारण से वेदांग को बनाया गया जिससे समझना आसान हो सके लोगों को। तो वेदांग ये हेडिंग जरूर डाल लेना, ठीक है ना। और हेलो हेलो, तो वेदांग को समझने के लिए इसके जो वेदांग है
छह वेदांग, छह प्रकार के वेदांग हुए। कितने प्रकार के हुए वेदांग? छह प्रकार के वेदांग हुए। तो पहला वेदांग किसके लिए हुआ? शिक्षा के लिए हुआ। शिक्षा के लिए हुआ, मतलब ये चीजें वेद में कही गई हैं, लेकिन वेदांग को, वेदांग में अलग अलग प्रकार करके टॉपिक वेदांग के रूप में अलग अलग वेदों की बातों को ही समझाया गया है। बात समझ रहे हो? हुँ? तो उसी तरीके से पहला शिक्षा के उसमें बताया गया, फिर दूसरा कल्प के बारे में बताया गया, कल्प। तीसरा, कल्प मतलब होता है कुछ, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे शादी ब्याह होते हैं ना, समारोह जिसे कहते हैं, है ना, मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम, है ना। तो उन सब की बातें वेद में लिखी थी, उन सब चीजों को कल्प के अंदर रखा गया। फिर बाद में व्याकरण की बातें, हाँ, व्याकरण की बात, तीसरा वेदांग व्याकरण पर। फिर चौथा रहा निरुक्त। निरुक्त, निरुक्त नाम का वेदांग, निरुक्त टॉपिक पर। ये निरुक्त हम उसे कहते हैं शब्दों की उत्पत्ति, है ना। निरुक्त का मतलब ये है शब्दों की उत्पत्ति, उत्पत्ति। तो पहला किस बात पर हो गया? शिक्षा पर हो गया, फिर कल्प पर हो गया, फिर तीसरा व्याकरण पर हो गया, और चौथा निरुक्त पर हो गया। निरुक्त मतलब बार बार बता रहा हूं कि शब्दों की उत्पत्ति, उत्पत्ति के बारे में। और फिर बाद में पांचवा हो गया छंदों के बारे में, छंदों के बारे में वेदांग, छंद वेदांग, ठीक है। और ये अंतिम हो गया एस्ट्रोलॉजी, खगोल विद्या। खगोल विद्या, खगोल शास्त्र भी लिख सकते हो, खगोल विद्या भी लिख लो, जो लिखना हो, है ना। हेलो। तो ये छह छह वेदांग लिखे गए वेदों को समझने के लिए, वेद की बातों को समझने के लिए इस ग्रंथ को बनाया गया। तो पहला शिक्षा के लिए, दूसरा कल्प, कल्प वेदांग, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, और छठवां खगोल विद्या, खगोल शास्त्र, ठीक है ना। तो ये छह वेदांग हैं, बस हो गया। इसमें इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शिक्षा में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा क्या है, पुराण है, शिक्षा वेद है, क्या है, तो वेदांग है, बस हो गया। इस तरीके के प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है। और वेद, वेद से एक प्रश्न अक्सर आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। और सबसे सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद, है ना। ये तो अलग ही पता चल जाता है। आप चलो, वेदांग हो गया है, वेद हो गया है, अब आगे हम बढ़ते हैं पुराणों की तरफ। किसकी तरफ? पुराणों की तरफ। पुराणों की तरफ बढ़ते हुए हम समझते हैं कि तो जो भारत की, पुराणों में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ है का मतलब ये नहीं जैसे पुराण लोग सोचते हैं कि देवताओं और बहुत सारी चीजें इसमें भरी हुई हैं। पुराणों में क्या है कि बहुत सारे राजाओं की ऐतिहासिक कथाएं हैं इसमें। मतलब जो बड़े बड़े राजा है ना, उसमें अच्छे अच्छे धर्मात्मा, अच्छे अच्छे धर्मात्मा राजाओं की ऐतिहासिक कथाएं हैं इसमें। क्या है? हाँ, इसके अंदर, पुराणों के अंदर कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। और इसके रचयिता कौन थे? इस पुराण के रचयिता थे लोमहर्ष, लोमहर्ष, और उनके पुत्र उग्र श्रवा।
उग्र श्रवा। तो जब ये लोम हर्ष खत्म हो गए शरीर छोड़कर, तो उनके बेटे उग्र श्रवा ने इस जिम्मेदारी को संभाला और आगे बढ़ाया, पुराणों को लिखा, है ना। तो पुराणों को अगर तुमसे कोई पूछे कि पुराण क्या है, पुराण क्या कहते हैं, तो पुराण सिर्फ इतना कहते हैं कि जो पुराने राजा थे तो उनकी ऐतिहासिक कथाओं के क्रमबद्ध विवरण है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के क्रमबद्ध विवरण है ना। और इसके रचयिता लोमहर्ष और उग्रश्रवा थे। और इसके अंदर भाषा क्या थी, संस्कृत। संस्कृत भाषा से ये लिखा गया था, है ना। और एक बात यह है कि हम जो भी इन पुराणों को पढ़ता है वो पुजारी कहलाता है। जैसे कि हम उसको सामवेद यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, सामवेद पढ़ने वाले को कहते हैं, सामवेद वाले को उद्रात कहते हैं, है ना। सामवेद पढ़ने वाले को उद्रात कहते हैं, यजुर्वेद वाले को अध्रवयु कहते हैं, वयु कहते हैं। और ऋग्वेद वाले को क्या कहते हैं, ऋग्वेद वेद वाले पढ़ने को क्या कहते हैं, उसे बताओ जरा। हाँ, खिल कहते हैं कि होत्र कहते हैं। हाँ, ऋग्वेद को पढ़ने वाले महान पुरुष को होत्र कहते हैं। और आठवें मंडल की ऋचाओं को खिल कहते हैं, जो खिल की बात है ना। तो ये सब याद रखना, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पुराणों को जो पढ़ता है उसे हम पुजारी कहते हैं। और इसमें कुछ बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं जो आज के लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। और वो बड़ी बात क्या लिखी थी कि वो आजकल लोग नहीं मानते हैं जो चीज है, स्त्रियों को, नीची जाति को इसे पढ़ना मना ही नहीं, सुनना भी मना था। मतलब स्त्री इसको सुन नहीं सकती थी, पढ़ नहीं सकती थी। और नीच जाति वाले, है ना, नीच जात वाले इसे सुन भी नहीं सकते थे और पढ़ भी नहीं सकते थे, दोनों कार्य नहीं कर सकते। तो समझ सकते हो पुराण कितना कितना शुद्ध ग्रंथ था, है ना। इतना रूल्स एंड रेगुलेशन के बाद चीजें थी। तो पुराण कितने हैं इस दुनिया में, जो हमारे भारत देश के ऐतिहासिक, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं के बारे में बताता है? 18 है। कितने हैं? 18 है। लेकिन उनमें से हम 5 को पढ़ते हैं, बस 5 उनको हम समझने की कोशिश करते हैं और बाकियों को नहीं देखते हैं। ठीक, तो इसको अब हेडिंग डाल लेना। 18 पुराण है, उनमें से पहला पुराण है प्यारे, मत्स्य पुराण। क्या है? मत्स्य पुराण। अब मत्स्य तुम्हें क्या नजर आ रहा है? मत्स्य तुम्हें मछली याद आ रही है? मछली नजर आ रही है? तो ये मत्स्य पुराण सबसे पहला पुराण है, सबसे पहला पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन। जैसे कि अगर तुमसे कोई पूछे कि वेद में सबसे प्राचीन कौन सा वेद है, तो तुम बताओगे कि ऋग्वेद है। उसी प्रकार से पुराण में सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। और ये किस राजाओं के शासन काल में था? सातवाहन वंश। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के समय में था। और उसके बाद ब्रैकेट में लिख देना आंध्र प्रदेश, है ना, उस साइड था, आंध्र प्रदेश साइड ये राज्य हुआ करता था। तो सबसे पहले मत्स्य पुराण वहीं वहीं लिखा गया था। ठीक है, ठीक है। तो पहला मत्स्य पुराण हो गया। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा था विष्णु पुराण।
कौन था? विष्णु पुराण। और ये कब था? मौर्य वंश के समय। मौर्य वंश के समय विष्णु पुराण लिखा गया। ठीक है। दूसरा, पहला मत्स्य पुराण जो कि सातवाहन वंश में लिखा गया, आंध्र जगह में। और दूसरा विष्णु विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश के समय में लिखा गया। ठीक है। और तीसरा है फिर वायु पुराण। कौन सा पुराण? वायु पुराण किस वंश में लिखा गया? गुप्त वंश में। वायु वायु पुराण लिखा गया गुप्त वंश में। तो पहला मत्स्य पुराण जो कि आंध्र प्रदेश की जगह सातवाहन वंश हुआ करता था, वहां इस चीज को लिखा गया, मत्स्य पुराण को। फिर बाद में मौर्य वंश के समय में लिखा गया विष्णु पुराण। और तीसरा गुप्त वंश की समय में वायु पुराण लिखा गया। ठीक है। फिर पचवा आता है ब्राह्मण ब्राह्मण पुराण। चौथा 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 नंबर है। ये था पुरु वंश के समय। एक पुरु वंश था। हाँ, पुरु वंश के समय ब्राह्मण पुराण हुआ। तो मत्स्य पुराण कब हुआ? सातवाहन वंश के समय। विष्णु पुराण कब हुआ? मौर्य वंश के समय। और वायु पुराण कब हुआ? गुप्त वंश के समय। और पूर्व वंश हुआ, ब्राह्मण पुराण हुआ पूर्व वंश के समय। और अब अंतिम वाला, ये पांचवा नंबर जो है, भागवत पुराण। भागवत पुराण जो कि इसमें वंश की बात नहीं पता चली है कब लिखा गया, लेकिन इसमें इतना है कि श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में लिखा गया है। इतना लिख लो कि श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में वर्णन है भागवत पुराण में। ठीक है। अब एक बात जरूर याद रखना कि इसमें क्या है। इसमें ये है राजाओं के बारे में, राजाओं के ऐतिहासिक कथाएं हैं। राजाओं की वंशावली पाई जाती है इसमें, कि राजाओं के लड़के की पूरी साम्राज्य कभी हुआ करते थे और अपने अपने जगह के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे, है ना। तो वो चीज पुराणों के अंदर आ गई, अच्छी अच्छी बातें लिखा करते थे। तो ये है पुराण। 18 पुराण में 5 पुराण हम मुख्यतः पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक बार फिर रिवीजन करेंगे। पहला हो गया मत्स्य पुराण, दूसरा विष्णु पुराण, तीसरा वायु पुराण, चौथा ब्राह्मण पुराण और पांचवा भागवत पुराण। ठीक है। ठीक है। और ये पुराणों के रचयिता किसको कहा जाता है? लोमहर्ष को और उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहा जाता है। ठीक है ना। हेलो। अब चौथे नंबर में आते हैं। चौथे नंबर में क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि ये भी वेद के ही भाग हैं। क्या है?
ये वेद के ही भाग हैं। ये वेद को और अच्छे से समझने के लिए इसको भी बनाया गया था, ब्राह्मण ग्रंथ को, है ना। तो वेद को समझने के लिए वेदांग भी बने और वेद को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ भी बने, जो कि सिर्फ ब्राह्मणों के लिए बने। ठीक है। तो सभी सभी वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ तुम्हें मिलेंगे। ऋग्वेद में अलग ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, यजुर्वेद में तुम्हें अलग ब्राह्मण ग्रंथ मिलेंगे, है ना। अलग अलग प्रकार के तुम्हें ग्रंथ मिलेंगे। तो तुम ब्राह्मण ग्रंथ में तुम सिर्फ इतना लिख लो कि यह वेद के भाग है, और वेद को समझने के लिए ही बनाया गया था, है ना। लिख दिए। अब इसके आगे क्या है, जैन धर्म बताया था मैंने और बौद्ध धर्म बताया था, है ना, है ना। लेकिन उससे पहले हमारे इसमें तुम अपने लूसेंट में एक चीज बताई गई है कि कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के कुछ साहित्यिक साहित्यिक ग्रंथ हुआ करते थे, उनके बारे में बताया गया है। तो हम थोड़ा सा उनके बारे में देखते हैं। हम लूसेंट की तरीके से चल रहे हैं, जैसा जैसा लूसेंट में लाइन बाय लाइन बताया है हम उसको समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है ना। मतलब पुरुष के लिए मैत्रेयनी क्या कहते हैं उसे, इस चीज को लिखते जाना, मैं बोलते जा रहा हूं, अपना उंगली चलाते जाना, है ना। बात समझ रहे हो। मैत्रेयनी एक ग्रंथ है, संहिता है ना। अपनी उंगलियां चलाते जाना, मैं बोलते जा रहा हूं। मैत्रेयनी में दो चीजों को दुनिया में दो चीजों को पुरुषों के लिए बहुत गिरी हुई हालत में बोला जाता है। बहुत गंदा इंसान है जो ये दो चीज करता है ना। तो पहला हो गया शराब पीता है ना। और दूसरा हो गया जुआ खेलता है। तो वो व्यक्ति बहुत खराब माना जाता है। लेकिन इसमें बोला गया है जो व्यक्ति स्त्री के साथ संबंध बनाता है वो व्यक्ति भी खराब है, दोष है, पुरुष का ये दोष है ना। तो ये बोला जाता है। तो मैत्रेयनी संहिता में स्त्री को सर्वाधिक, मतलब ये अगर बोला जाए कि तीनों में सबसे खराब क्या है पुरुषों के लिए, तो स्त्री को ही बोला गया है। ये दोनों तो ठीक है, लेकिन ये इनसे भी गिरी हुई हालत में। समझ पा रहे हो। तो अगर तुमसे कोई पूछेगा मैत्रेयनी क्या है, तो यह एक मैत्रेयनी संहिता है जिसमें स्त्री को पुरुष के तीसरा दोष बताया गया है, और जो कि सर्वाधिक गिरी हुई हालत में है स्त्री को बताया गया है, बहुत ही गिरी हुई हालत में, बहुत बुरा बुरा बोला गया है पुरुषों से जोड़कर इसको। तो यही सब बताया गया है, बस इतना ही अपने लूसेंट में लिखा गया है। ठीक है। अब देखो मजे की बात यह है, कंफ्यूजन करने वाली बात यह है कि मैत्रेयनी में तो बोला गया है कि स्त्री खराब है, लेकिन एक सतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, क्या नाम का, सतपथ, सतपथ ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, ब्राह्मण नाम का एक ग्रंथ है, जिसमें स्त्री को स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। मतलब जो पुरुष स्त्री होती है वो पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। मैत्रेयनी संहिता में क्या बोला गया है, हाँ, गिरी हुई हालात है मैत्रेयनी में, लेकिन सतपथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बोला गया है ना। तो ये दोनों ग्रंथ है जो एक दूसरे के खिलाफ जाकर बातें बता रहे हैं। सतपथ ब्राह्मण में बोला जा रहा है कि स्त्री अच्छी है पुरुषों के लिए, और मैत्रेयनी में खराब बताया गया है। तो ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ग्रंथ को फॉलो करना चाहते हैं।
है ना, मैत्रेयनी संहिता को या फिर ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण को। ओके। हाँ, अब मैंने एक चीज बताया था तुमको, स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ बताया था, स्मृति ग्रंथ। तो स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। प्रामाणिक और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। मतलब ये है कि स्मृति ग्रंथ बहुत ही प्राचीन है, और दूसरी बात मानव की स्मृति इसमें प्रामाणिक प्रामाणिक मानी जाती है। ये एक मानव जाति के लिए एक प्रामाणिक बहुत ही प्राचीन मनुस्मृति है। और ये कब लिखा गया था? शुंग काल में लिखा गया था। और तुम लूसेंट खोल के रखे हो कि नहीं खोल के रखे हो? हाँ, देख पा रहे हो मैं कहाँ पास पढ़ रहा हूँ? अरे तुमने स्मृति ग्रंथ देख लिया कि नहीं देख लिया? जहां पे स्मृति ग्रंथ लिखा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसी को ध्यान से देखो, है ना। दिमाग में छापने की कोशिश करो बातों को, बातों बातों की तो बातें है, मैत्रेयनी, है ना। बस तुम नाम लिख लोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि इसमें स्त्रियों की गिरी हालत बताई गई है ना। और फिर उसके आगे स्मृति लिख लोगे, थोड़ा सा उसके आगे ये लिख लोगे कि यह एक मनुस्मृति मानी जाती है, प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, और यह शुंग काल में, शुंग काल का एक ग्रंथ है, शुंग काल के समय का एक ग्रंथ है ना। मनुस्मृति एक सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति है। यह शुंग काल के समय की ये स्मृति ग्रंथ लिखा गया था। और एक स्मृति ग्रंथ का नाम है, तुमसे यदि कोई पूछेगा कि स्मृति ग्रंथ के अंदर का कुछ ग्रंथ बताओ, तो उसमें से एक नारद स्मृति ग्रंथ है, उसके अंदर एक नारद स्मृति ग्रंथ है। नारद स्मृति ग्रंथ है जो कि गुप्त काल में लिखा गया था। और गुप्त काल की जानकारी देता है। नारद नारद स्मृति ग्रंथ गुप्त काल में लिखा गया था, और जो कि गुप्त काल की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ी। मैत्रेयनी, शतपथ ब्राह्मण और स्मृति ग्रंथ, ये एक एक लाइन के हैं। तो हम लोग इतने इतना ही देखते हैं इसमें। तुम्हारे लूसेंट में भी कहीं लिखा होगा ये चीजें, थोड़ा ऊपर नीचे, बस इतना ही है ना। ठीक है ना, बस इतना ही है कि तुम्हारे में ऊपर नीचे, तुम देखना बाद में तुम्हें मिल जाएगा। हम्म। अब चलो, तुम देख लो, जल्दी से ढूंढ लो, लिखा होगा विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। मिल गया? हाँ। हाँ, यूनानी रोमन लेखक। और बीच इसी इसी के पहले की जो तुम देख रहे होगे, उसके पहले क्या लिखा था? पतंजलि, पुष्यामंत संघ लिखा था ये सब। हाँ, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण में। हमने अभी तक धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ को पढ़ा। दो 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 नहीं पढ़े हमने, अभी हमने नहीं देखा है, बौद्ध बौद्ध धर्म नहीं देखा और जैन धर्म नहीं देखा, हम उसे आगे देखेंगे, ठीक है ना। हम्म। तो हम जैसे कि इतिहास को चार तरीके से समझते हैं, धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक द्वारा, है ना। धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक ग्रंथों द्वारा, विदेशी विवरणों से, विदेशी कवि जो आए वहां से उनके द्वारा, और पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल द्वारा
हम जानते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, समझते हैं 4 तरीकों से। तो अब उनमें से हम आगे बढ़ते हुए विदेशी यात्री जो आए उन पर उनका जो विवरण था हमारे भारत देश के लिए, तो वो क्या है उसको हम देख रहे हैं। इंग्लिश में कहें तो रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रेवलर। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रेवलर। तो अब हेडिंग डाल लिए तुम, विदेशी यात्रियों का विवरण। अब सबसे पहले 4 प्रकार के हम देखते हैं, ये कहें तो 5 प्रकार के, ठीक है ना। 5 प्रकार के हम राइटरों को देखते हैं, 5 प्रकार के विदेशी यात्रियों को देखते हैं, ठीक है। तो पहले राइटर आए थे ग्रीक राइटर, ग्रीक ग्रीक राइटर, यूनानी, समझ रहे हो, यूनानी। और इसी के साथ तुम रोमन भी लिख सकते हो, यूनानी एवं रोमन, अगर ये दो, ठीक है ना। यूनानी और रोमन। यूनानी हमारे भारत के जस्ट ऊपर जो भी देश है वहां पास के देश, वहां पास जगह की यूनान कह देते हैं। और जैसे कि स्पेन फ्रांस साइड है ना, हाँ, उधर साइड की जगह को हम रोमन कह देते हैं, ठीक है। रोमन सभ्यता तुमने सुना है पहले इतिहास में? हाँ, रोमन नंबर भी सुना होगा तो फिर, हाँ हाँ हाँ, बस 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 वही वही। तो रोमन संख्या और ये जो ग्रीक वाली बात है, थोड़ा सा मैच कराने के लिए मैंने बोला। तो 2 जगह पहले, इन 2 जगह से हम पढ़ेंगे, इन यहाँ से आए हुए कवियों को पढ़ेंगे। फिर बाद में हम दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे चाइना से आए हुए, है ना, चाइना से आए हुए कवियों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब चाइना राइटर्स। फिर तीसरे नंबर में हम पढ़ेंगे अरब से आए हुए, है ना, अरब से आए हुए। और फिर हम चौथे नंबर में कुछ अन्य अन्य प्रकार के अलग अलग जगह से जो 1 2 करके आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, अन्य अन्य जगहों से, ठीक है ना। हाँ, तो ये 5 जगहों की चीजें हैं, लेकिन हम ये दोनों को इकट्ठा करके पढ़ लेंगे, दोनों यूरोप की बातें हैं। तो ग्रीक राइटर, रोमन राइटर, चाइनीज राइटर, अरब राइटर एंड अदर, जो अदर राइटर थे उनके बारे में, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं यूनानी रोमन लेखक। तो सबसे पहले एक तो चौरकट, ये चौरकट ससुरी क्या, टेशियस के बारे में पढ़ेंगे। टेशियस के बारे में पढ़ेंगे हम, टेशियस, ठीक है ना। ये क्या था, ईरान का राजवैद था। कौन था? और यह चौरकट अपने भारत के बारे में गलत गलत बातें लिखा, बहुत गलत गलत बातें लिखा। क्या लिखा? गलत गलत बातें लिखा, जो कि अविश्वसनीय है, जो कि अविश्वसनीय है। भारत को बहुत गरीब बताया, बहुत ही अलग अलग तरीके की बताया, गंदी गंदी बातें बताया, जो कि अविश्वसनीय है, कहीं से भी लगता ही नहीं है कि भारत भी ऐसा था। और चीजों से पता चलता है। तो ये बातें गलत बताया, इसने जानबूझकर गलत बताया भारत को गिराने के लिए, है ना। तो ये, इसके बारे में सिर्फ इतना याद रखो कि टेशियस एक ईरान का राजवैद था, ईरान का राजवैद था, और जो कि भारत के बारे में अविश्वसनीय बातें लिखा। देख पा रहे होगे, लूसेंट में लिखा है ना, तुम देख रहे कि नहीं देख रहे, ठीक है ना। अब दूसरे महान 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 व्यक्ति आए, जो कि हेरोडेटस,
इन्हें इतिहास का सबसे पहले तो इतना जान लो, इतिहास के ये पिता है। इन्हें इतिहास को, हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? हाँ, इतिहास की ये पिता है। और इनकी एक किताब है हिस्टोरिका। इनकी किताब है एक हिस्टोरिका, जो कि 5th सेंचुरी में लिखी गई थी। पचा पांचवी पांचवी सदी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ध्यान दे रहे हो ना? ईसा पूर्व मतलब पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, जब जब बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना? परंतु परंतु इनका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों से आधारित है। मतलब ये अफवाह वाली बातें ये भी बोले हैं भारत के बारे में। ठीक है ना? तो इतना याद रखो, बस इतना याद रखो कि इतिहास के पिता हेरोडोटस हैं, और इनकी एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है? हाँ, हिस्टोरिका किताब का नाम है, और उनका नाम, इतिहास के पिता का नाम है हेरोडोटस। ठीक है ना? तो हमने दो दो कवियों को पढ़ लिया, दो लेखकों को देख लिया। पहला टेशियस और दूसरा हेरोडोटस। अब तीसरा बहुत 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 महान ये व्यक्ति रहा, मेगास्थनीज। क्या है? मेगास्थनीज। ये बहुत ही ठीक ठाक नजर आता है देखने सुनने में। ये भारत तो आया लेकिन भरते में बस गया, ये वापस जा ही नहीं पाया। लेकिन ये था कौन? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या तीसरा वाला नहीं है? अरे प्यारे यार, मैं जितना बोलूं तुम उनको सिर्फ मैच करो। तुम ये मत सोचो कि मैं बिल्कुल वही पढ़ रहा हूं, है ना? मैं टेक्निक से बता रहा हूं। किससे बता रहा हूं? टेक्निक से। ये मत सोचो कि जो लूसेंट में लिखा है तो बिल्कुल मैं तुम्हें छाप के बता रहा हूं। समझ पा रहे हो? वही मैं, नहीं तो तुम खुद ना पढ़ लोगे। तुम काहे को मेरे से पढ़ोगे? टेक्निक से बता रहा हूं जिससे दिमाग में छपे। अग, हम्म सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस निर्याकस आने सिक्रिटम और आस्टिबुलस के विवरण के प्रामाणिक आधारित विश्वसनीय है। ये सब चीजें तो पढ़ाने और समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि सिकंदर राजा था और उसके साथ राजा आए हैं, है ना? अभी अभी हम आगे आगे सिर्फ सिर्फ मेन मेन लेखकों के बारे में पढ़ रहे हैं। टेसियस, हेरोडोटस और मेगास्थनीज। ठीक है ना? और जब मैं कहूं कि लूसेंट देखो तब देखो, मतलब तुम ये मत देखो कि मैं बताते जा रहा हूं, तुम देख लिखने पे ध्यान भी दो। मैं बता रहा हूं, गोदते जाओ। लिखोगे तो दिमाग में चढ़ता जाएगा साथ साथ में, है ना? तीसरे नंबर में मेगास्थनीज आया, जो कि सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर कौन था? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसकी किताब का नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। और मेरे को सुनने में मिला ये है कि इसने अपनी लड़की के साथ शादी भी कर दी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, है ना? इसने अपनी लड़की की शादी कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये अलेक्जेंडर का साथ ही रहा करता था। ये सिकंदर सिकंदर जिसे कहते हैं ना, ये सिकंदर के साथ ही रहने वाला है ये निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है? तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, और किताब फिर लिखी इंडिका नाम की।
और इसने अपनी बेटी की शादी भी कर दी थी। आगे हम जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, शासनकाल के बारे में, तब वहां ये चीज पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। अब चौथे नंबर के महानुभाव आते हैं डाइमेकस। कौन? डाइमेकस। डाइमेकस सीरिया से आए हुए थे, ठीक है ना, सीरिया से आए हुए थे, जो कि राजदूत थे ये भी। और ये कब आए थे? बिंदुसार, मतलब ये चंद्रगुप्त के बेटा कौन है? हाँ, चंद्रगुप्त का बेटा कौन है ना भाई? जब मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार ही होगा ना, इतना तो लगाओ दिमाग। मैं चंद्रगुप्त का बेटा पूछ रहा हूँ, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना, बिंदुसार होगा। समझ पा रहे हो? तो ये डाइमेकस जो है, ये सीरिया से आया हुआ था। सीरिया, जो कि आज एक आतंकवाद का जगह है। सीरिया, सीरिया नाम सुना है कि नहीं सुना? फैंटम फिल्म देखी है? फैंटम। हम्म। सैफ अली खान, कटरीना कैफ, देखना आज जाके, बढ़िया फिल्म है। तो सीरिया सीरिया तो आज आतंकवाद से घिरा हुआ है, लेकिन सीरिया उस जमाने में ठीक ठाक एक बढ़िया प्रांत हुआ करता था। तो जैसे कि आजकल अफगानिस्तान में कलह मची है ना, ऐसे सीरिया में भी मची थी, अभी ठीक ठाक है। तो सीरिया का ये राजदूत था, सीरिया से आया हुआ था भारत देश, जो कि बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का है ना। बिंदुसार का लड़का कौन है? अशोक। हाँ, हाँ, बिंदुसार का लड़का अशोक। अशोक का लड़का भी जानोगे क्या? हम्म। सब आजे जान ले, हाँ। ना हो। तो हमने हमने चार चार लेखकों के बारे में देखा। पहला टीशियस, दूसरा हेरोडोटस, तीसरा मेगास्थनीज, और चौथा चौथा डाइमेकस, ठीक है ना। अब ये पांचवा आता है टॉलमी। कौन? टॉलमी। कुकुरन के नाम रखे को तो नाम बताए दे रहे हैं, टॉलमी। हम्म। कुत्ता के नाम रखे को तो टॉली, और कुतिया हो तो टॉलमी, ठीक है ना। तो इस महानुभाव ने भारत के भूगोल को बताया। क्या बताया? भारत के भूगोल को, कहाँ कैसी मिट्टी है, कैसा नक्शा है, फलान फक्कड़, ये सब बताया टॉलमी ने। टॉलमी महानुभाव ने ये सब नहीं बताया। ये और जितने राजा आए थे, जैसे कि मेगास्थनीज आए तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, डाइमेकस आए तो बिंदुसार के दरबार में आए, हेरोडेटस आए तो ये अपना घूम भाग के भारत के इतिहास के राजाओं के बारे में ही बताए, और टेशियस आए तो ये भी भारत के जनता समाज के बारे में बताया। लेकिन ये महानुभाव टॉलमी जनता उनता के बारे में नहीं बता रहे थे, ये प्राकृतिक इंसान थे। ये जनता उनता समाज उमाज को ज्यादा नहीं देख रहे थे, ये प्राकृतिक इंसान से भारत के भूगोल के बारे में ध्यान से पढ़ा, और जितना पढ़ा उतना बताया, है ना। तो टॉलमी जी ने क्या क्या बताया? भारत के भूगोल को बताया। ओके। और अब एक महानुभाव आते हैं जिनका नाम है प्लिनी। क्या नाम है? प्लिनी। क्या नाम है? प्लिनी, ठीक है ना। अगर तुम दूसर कुतिया ले आए तो उसका नाम प्लिनी रख दिया, प्लिनी, प्लिनी, ठीक है। और ये इन महानुभाव ने भी भारत के प्राकृतिक के बारे में बताया, प्राकृतिक इतिहास के बारे में बताया, है ना।
पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, पशुओं के बारे में। तो इनकी किताब का नाम ही रख दिया गया नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिख दिया गया? इन महानुभावों ने इतना इतना बता दिया तो प्राकृतिक इतिहास नाम करके किताब का ही नाम रख दिया नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है। तो टॉलमी ने भारत के भूगोल को बताया और प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री, भारत के पशुओं को और भारत के पेड़ पौधों को, खनिज पदार्थों के बारे में बताया। नेचुरल हिस्ट्री, प्राकृतिक इतिहास, नेचुरल और हिस्ट्री नहीं, नेचुरल हिस्ट्री किताब है ये, इनकी किताब का नाम है ना। जब तुमसे कोई पूछेगा कि प्लिनी की किताब का नाम बताओ तो तुम बताओगे नेचुरल हिस्ट्री, और कोई पूछेगा इसमें क्या बताया गया है, तुम बताओगे पशुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और भारत और खनिज पदार्थों के बारे में इन्होंने बताया। तो प्लिनी ने क्या बताया भाई बताओ? बिल्कुल। और फिर एक आते हैं डायनोसियस, डायनासोर याद रखना, तो डायनोसियस। ठीक है। क्या नाम है? डायनोसियस, डायोनीशियस, डायोनीशियस। आगे जगह नहीं है, नहीं लिखा हूं, डायोनीशियस। ठीक है ना। हम्म। ये कहां से आए थे ना भाई? ये आए थे इजिप्ट से। कहां से आए थे? इजिप्ट। इजिप्ट नहीं समझ पाए? हम्म। चलो तुमको समझा देते हैं। मिस्र सुना है? मिस्र, मिस्र देश सुना है? उसको अंग्रेजी में प्यारे कहते हैं इजिप्ट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इजिप्ट कहते हैं। तो ये डायनासोर जो है, ये डायनोसियस कहां से आए थे? इजिप्ट से। अब मजे की बात यह है कि ये बिंदुसार के लड़के के जमाने में आए थे, अशोक में। हाँ, अशोक के जमाने में आए थे। अब तुमसे इस तरीके से प्रश्न पूछेंगे कि डाईमेकस कब आए, किस मौर्य राजा के समय में आए थे? डाईमेकस। तो डाईमेकस बिंदुसार के जमाने में। और फिर तुमसे पूछेंगे कि डायोनीसियस किस मौर्य साम्राज्य के शासन के सामने आए, समाज के सामने आए थे? तो तुम बताओगे अशोक के समय। और मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो मौर्य मौर्य करके शासन शासन पूछ के नचा डालेगा। ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से नाम गाओ, दिमाग में भर लेना है। डायनासोर इजिप्ट से आया था, डायमेकस सीरिया से आया था, और मेगास्थनीज कहां से आया था? कहां से आया था? यूनान से आया था। ठीक है। यूनान एक देश है प्यारे, ग्रीक एक देश भी है। ग्रीक एक ग्रीस से, ठीक है ना, ग्रीस करके है। हो गया यूनान, बस याद रखो, बस हो गया और काफी है इतना, है ना। हम्म। थक गया का? हुंकारी नहीं भरते आज जीव भर। हम्म। तो इतना इतना काफी है। एक अंतिम में बचा है 9वें नंबर में, उसको तुम पढ़ लेना। पेरिल्स ऑफ द इरिथियन सी, है ना। ये एक किताब का नाम है। क्या नाम है? पेरिल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी, इरिथ्रियन सी। यह इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह गुम चुकी है, लेखक इसका गुम चुका है, हेरा गया है ना। और यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था।
उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। बात समझ पा रहे हो? किताब का नाम क्या है? पेरिल्स ऑफ द इथीरियन सी। इसका कोई लेखक का नाम नहीं पता है, यह इसका लेखक हेरा गया है। और बात ये पता चलती है कि 80 ईसा में ये जो भी लेखक है वो आया था हिंद सागर की महा यात्रा में, और भारत के बंदरगाह के बारे में बताया है। प्रश्न ये जरूर पूछा जा सकता है कि पेरिस किताब में क्या चर्चा की गई है, तो बंदरगाहों के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो एक बार फिर से हम माँ बहन कर लेते हैं, मतलब रिवीजन कर लेते हैं। पहला कौन था? टेशियस। टेशियस ईरान का राजवैद था जो कि फिजूल फिजूल की बातें लिख डाला, जो कि अविश्वसनीय है, आश्चर्यजनक है। फिर आए हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के पिता है, जिन्होंने हिस्टोरिका नामक किताब लिखी। और तीसरे नंबर में मेगास्थनीज, जो महानुभाव यूनान से आए और इंडिका नामक पुस्तक लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, और इन्होंने मौर्य काल के शासन काल के बारे में बताया है। फिर डाइमेकस कब आए? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे के जमाने में, बिंदुसार के समय में आए, और आए कहां से? सीरिया से। डायोनिसियस अशोक के समय में आए, और ये कहां से आए? डायोनिसियस मिस्र से आए। ठीक है ना। फिर आए टॉलमी ने क्या बताया? भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी। और आए फिर प्लिनी ने भी भारत के प्राकृतिक का दर्शन दिया, और उनकी किताब का नाम था प्राकृतिक इतिहास, जिसमें पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में बताया। और अंतिम में क्या था? पेरिस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक कोई लेखक नहीं है, यह 80 ईसा में लिखा गया था, और हिंद महासागर की यात्रा में जो भी लेखक रहा होगा, हिंद महासागर की यात्रा में आया, और इसने भारत के बंदरगाहों के बारे में बताया, है ना। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस इतिहास के विषय को लेकर हम थोड़ा सा अभी भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज को रिवीजन जरूर करते जाना। प्लिनी उलिनी भूल जाई है। इनको अपने सामान्य भाषा में ले आना, अपने हिसाब से याद कर लेना। जैसे कि मैंने याद किया है, तुमसे बता दूं मैंने किस तरीके से याद किया है। डाइमेकस को कहां से आया? अंतिम में सा है, तो आया ये सीरिया से, ठीक है ना। और डायनोसियस को मैं डायनासोर कह देता हूं, और डायनासोर की हड्डियां अभी पाई गई हैं मिस्र में, तो डायनोसियस मिस्र से आया है, तो डायनासोर मिस्र से, ठीक है ना। और इस तरीके से अपने हिसाब से तुम दिमाग में लगा लेना, राजा पाजा बैठा लेना, किस राजा के समय आया। पुराणों के बारे में पढ़ लेना। पुराण 18 होते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लेना। मैत्रेयनी में स्त्रियों की गिरी हालत है। स्मृति ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। और स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति मानी जाती है, प्राचीन मनुस्मृति मानी जाती है, ये शुंग काल के समय में थी। और जो कि अथर्ववेद के बारे में अपने से रिवीजन कर लेना थोड़ा सा अपनी भाषा में, है ना। इन्होंने अथर्वा ऋषि में लिखा, रोग औषधि के बारे में इसमें बताया गया है। सामवेद में गाई जा सकने वाली भाषा है ये। भारत के म्यूजिक की, ये भारत के संगीत की ये जनक मानी जाती है। और इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उद्रात कहलाता है। और यजुर्वेद एक सस्वर पाठ और बलि के समय के नियमों के बारे में एक संकलन है, और इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है, ठीक है। यह गद्य पद्य में इतना। अब मैंने तुम्हें
मैंने तुम्हें अभी, जब मैं पिछली पिछली मीटिंग में हमारी बात हुई थी कुछ देश के बारे में, तो देश के नाम थे लाओस, दूसरा वियतनाम, तीसरा थाईलैंड, और चौथा क्या था? चौथा क्या था? मलेशिया। तो जल्दी जल्दी इनकी राजधानी बता दो। लाओस की राजधानी बताओ। लाओस। हम्म। ठीक बताए हो, ठीक बताए हो। वियतानी, वियतनी। हाँ, वियतनी। वियतनियान, वियतनी, वियंतियान, वियंतियान। ठीक है। वियंतियान। और वियतनाम की हनोई। थाईलैंड की बैंकॉक। मलेशिया की, मलेशिया की कुआलालंपुर। और जो, और मैंने जो बताया था वो मंगोलिया था, मलेशिया नहीं बताया था मैंने, मंगोलिया बताया था। तो मंगोलिया का क्या होता है? उलान बटोर। रिवीजन भाई नहीं करते हो, अपने से कमजोरी कर रहे हो, ठीक है ना? अपने से कमजोरी करोगे तो हरा जाओगे इस दुनिया में। फिर इन सब को मत मत अध्ययन करो। अगर कमजोरी करना है अपने से तो मत अध्ययन करो, बता रहा हूं बार बार। अपने से कमजोरी करोगे, अगर शिक्षा से छेड़छाड़ करोगे तो शिक्षा तुम्हें बर्बाद कर देगी। इसकी इज्जत करना जरूरी है। जब भी इज्जत करने का मन मन करे तभी इसको खोलो, है ना? इसके साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में मत करना। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम खोल के रिवीजन करो कॉपी को, चाहे मन ही मन स्मरण करो, लेकिन इसको रिवीजन करो। समझ पा रहे हो? मजाक किसी प्रकार का मत करना शिक्षा के साथ। कुछ आगे देश बढ़ते हैं, कुछ और देश हम लोग समझते हैं। मैं फिर से चार देश बताता हूं। तो उत्तर कोरिया। कौन सा? उत्तर कोरिया की राजधानी याद कर लो, प्योंग प्यांग। क्या है? प्योंग प्यांग। मुंह से थूक निकल आई तब न बोले पाई मनई। प्योंग प्यांग, प्योंग प्यांग, प्योंग प्यांग। ठीक है ना? और इसका इसका एक छोटा भाई है। इसका एक छोटा भाई है, दक्षिण कोरिया। क्या नाम है? दक्षिण कोरिया। उसकी राजधानी क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। हाँ, सियोल। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंग प्यांग। प्योंग प्यांग। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। और उसी के सामने एक इसका पट्टीदार बैठा है, जिसका नाम है जापान। क्या नाम है? जापान वहीं पास है, बिल्कुल जस्ट थोड़ी सी दूर में, जिसकी राजधानी है टोक्यो। टोक्यो। ठीक है। और एक वहीं पास जस्ट जापान के, ये जो तुम्हारा दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया मैंने बताया, वहीं पास एक एक चाइना के अंडर में है, जिसका नाम है ताइवान। क्या नाम है? जिसकी राजधानी है ताइपे। क्या राजधानी है? ठीक है। तो ताइवान की राजधानी क्या हो गई? और जापान की राजधानी? टोक्यो।
अब इनकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लो, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लो। एक समय की बात है 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, तब तब कौन सी जगह बम बम फूटा था? बताओ जरा, नाम बताओ जरा। हाँ, जापान में एक बम फूटा था। पता है कि नहीं पता है? 1945 में हिरोशिमा नागासाकी, याद आया? चलो ठीक है, भविष्य में इतिहास में पढ़ेंगे अगर जिंदा रहे तो। हम्म। जापान देश में अमेरिका ने बम फोड़ा था। हेलो। दूसरा विश्व युद्ध सुना है कि नहीं सुना? तब पैदा नहीं रहन तक कहा सुनी? अब हम लोग नहीं रहन, पैदा नहीं बहनते वो समय। और इन सबको पढ़ना पड़ेगा, बिना अब का लगा था सब सुना जाए, अपने सब सुना जाए। प्यारे गांव की बातें सुनने को मिलती है, ये सब पढ़ना पड़ता है। 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। पहला विश्व युद्ध चला 1914 से लेकर 1918 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में बम पेला। तो वहां इतना गंदा बम पेला है, परमाणु बम, कि आजो लड़के हरी विकलांग पैदा होते। कैसा, है ना? विकलांग पैदा होते हैं उस जगह में। इतना खतरनाक वहां का माहौल हो चुका है। तो और दूसरी बात टोक्यो के बारे में, टोक्यो को उगता हुआ जगह कहते हैं, उगता हुआ स्थान कहते हैं। सूरज जहां से उगता है, उगता हुआ सूरज किसे कहते हैं विश्व में? टोक्यो को, उगता हुआ सूरज। और ताइवान बेचारा किडनैप है। ताइवान चाइना से लड़ रहा है, बहुत छोटा देश है लेकिन चाइना को भरपूर टक्कर दे रहा है। ये चाइना के अंदर ही आता था एक जमाने में, लेकिन ये चाइना से क्या होना चाहता है? अलग होना चाहता है ना? ताइवान। और मैंने दो देश जो बताए, वो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, दोनों एक किसी जमाने में एक देश हुआ करते थे, कोरिया। ठीक है। लेकिन वो दोनों का हो कि दोनों टकरा के फोड़ फाड़ लेना अपन एक दूसरे को मुंह। तो अब जब एक एक परिवार में जब लोग रहते हैं और जब तीसरा कोई एंट्री करता है ना, तो क्या हो जाता है? दो हिस्से हो जाते हैं। तो आज दक्षिण कोरिया बहुत ज्यादा समृद्धवान है, बहुत अमीर है। उत्तर कोरिया बहुत गिरा हुआ हालत में है ना? अच्छा, तुमने एक सैमसंग नाम की कंपनी सुनी है? हम्म। यहीं की है, दक्षिण कोरिया की है। भारत का संगाता दक्षिण कोरिया से बहुत अच्छा है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स यहीं होता है, दक्षिण कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, है ना? तो ये आज मैंने फिर से चार देश बता दिए हैं। अभी हम एक दिन पहले चार देश पढ़े और एक दिन पहले चार देश पढ़े और भारत के पड़ोसी देश पढ़े। ठीक है ना? तो मैंने इतने सारे करके तुम्हें देश बता दिए। हम्म। ठीक है। हेलो। हाँ, ठीक है ना? फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।